सो प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो जीपी को अगर अपन रिवाइज करें, जीपी की कहानी क्या थी? मैंने बोला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा, आप एक सीरीज लिखो और उसमें किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो आ रहा है वो कांस्टेंट आएगा। मतलब अगर आप थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करा रहे हो, 11th को 10 से डिवाइड करा रहे हो, ये जो रेशियो निकालोगे, ये रेशियो तुम्हारा कांस्टेंट आएगा, वही तुम्हारा जीपी है। और जीपी को अपन ने लिखा था तो अपन ने कहा था ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरह से आप किसी भी एक जनरल जीपी को लिख सकते हो। राइट, तो जीपी मतलब क्या हो गया? कॉमन रेशियो सेम है। राइट, सो अगर सपोज करो, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ जीपी आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट के, देन जो आपके पास एक नया सीरीज आएगा, है ना, बिकॉज सारी टर्म्स को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो टर्म्स ही चेंज हो गई ना, मेरी सारी की सारी टर्म्स सारी चेंज हो गई, मतलब एक नई सीरीज बन गई होगी कुछ ना कुछ। अब जो ये नई सीरीज आएगी, ये भी आपके पास एक जीपी ही आएगा, बस उसका कॉमन रेशियो बदल जाएगा विथ कॉमन रेशियो एस आर के और आर बाई के, डिपेंडिंग अपॉन आपने डिवाइड कराया कि मल्टीप्लाई कराया। सिंपल सा फंडा है, देखो ये तुम्हारे पास जीपी था पहले, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, है ना। ये आपके पास इनिशियल वाला जीपी है, जिसमें किसी भी दो एलिमेंट्स को डिवाइड कराओगे कॉन्जिक्यूटिव वालों को तो आर मिल जाएगा अपन को। अब हमने क्या बोला? हमने बोला कि यार इसमें हर टर्म को अपन के से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो जब मैंने के से मल्टीप्लाई किया होगा, फर्स्ट टर्म ए के बन गया होगा, फिर ये ए आर के बन गया होगा, फिर ये ए आर स्क्वायर के बन गया होगा। सबको के से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, किसी को भी नहीं छोड़ा। नया सीरीज बन गया होगा ये। अब ये एपीए जीपीए क्या है? प्रॉपर्टी बोलती है जीपीए आएगा। देखो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कराते हैं, सो ए आर के अपॉन ए के, राइट, ये कितना हो जाएगा? आर। ए आर स्क्वायर के अपॉन ए आर के, ये भी कितना हो जाएगा? आर। इसका मतलब जीपी ही आ रहा है और मेरा कॉमन डिफरेंस जो है वो आर ही आ रहा है। मतलब मैंने मल्टीप्लाई कराया के से या डिवाइड कराया के से, उससे मेरे कॉमन रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बात अलग है, मुझे एक नया जीपी मिल जाएगा जिसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा एक के, लेकिन कॉमन रेशियो चेंज नहीं होगा। राइट, इसका मतलब यहाँ पे जो हमने लिखा आर के और आर बाय के, ये नहीं होगा। कॉमन रेशियो क्या रहेगा? कॉमन रेशियो विल बी के ओनली, सॉरी विल बी आर ओनली। इसका मतलब किसी भी जीपी को आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दो या किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड करा दो, दी ओनली थिंग वी हैव टू मेक श्योर इज दैट द कांस्टेंट इज फिक्स्ड। ऐसा नहीं फर्स्ट टर्म को तुम डिवाइड करा रहे हो 2 से, थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करा रहे हो 4 से, फोर्थ टर्म को डिवाइड करा रहे हो 3 से, और फिर बोल रहे हो सर देखो जीपी जीपी नहीं रहा। आप सारे टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या फिर सेम नंबर से डिवाइड कर दो, आइदर मल्टीप्लाई और डिवाइड। So if you are multiplying, then every term will be multiplied. If you're dividing, every term would be divided. तो आपके पास जो नया सीरीज आएगा, that new series will also be a GP only. बस आपका जो फर्स्ट टर्म है वो बदल जाएगा। एक और छोटी सी बात यहाँ पे, आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करा रहे हो रही, तो हमेशा ध्यान रखो के जीरो नहीं हो सकता, है ना। कुछ होते हैं खुरापती बच्चे, सर मैं तो जीरो से किया, अब देखो अब जीपी नहीं बन रहा। राइट, तो जीरो से नहीं करेंगे अपन, जीरो के अलावा कुछ भी कर लो। बिकॉज जीरो से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो सबको जीरो बना देगा, फिर तो वो कांस्टेंट सीरीज टाइप्स बन जाएगा। और अगर डिवाइड करा दोगे जीरो से, तब तो नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा। राइट, तो जीपी में मल्टीप्लाई डिवाइड करो, जीपी ही रहता है। जैसे एपी में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कराओ, हमेशा जीपी ही, सॉरी हमेशा एपी ही रहता है। जैसे जीपी में सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो कुछ और कहानी बन जाएगी, जीपी नहीं रहेगी। सेकेंड, इफ A1 A2 A3 आर इन जीपी, मान लो एक जीपी दिया हुआ है, देन log of A1
सारी टर्म्स के लॉग ले लो, log of a2, log of a3 and so on will be in ap. अगर आपके पास कोई जीपी का सीरीज है ना, आप उसका लॉग ले लोगे तो वो सीरीज जो नया बनेगा वो आपका एपी का बनेगा। देखो जैसे ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ये अपना जीपी है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इनका लॉग ले लो, तो आपके पास बन जाएगा लॉग ए आर आएगा, ये आ जाएगा लॉग ऑफ ए आर स्क्वायर, ये बनेगा। अब प्रॉपर्टी बोल रही है एपी बनेगा, चेक कर रहे हैं इसको अपन, है ना। सो मैं लॉग ए को लॉग ए रखता हूँ। लॉग ए आर क्या हो जाएगा, देखो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ आर, है ना, लॉग ऑफ ए इंटू बी का प्रॉपर्टी यूज कर लिया मैंने, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये कितना हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग आर स्क्वायर, तो पावर बाहर आ जाएगी तो ये हो जाएगा 2 लॉग आर। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम क्या होगा, लॉग ऑफ ए आर क्यूब, तो वो बनेगा log of a प्लस log of r क्यूब विच इज log of 3 log r, है ना। अब गौर से देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज log r, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज log r, है ना। सो दिस सीरीज इज ap with common difference log r, common difference is log r, राइट। तो जब कभी भी आपके पास कोई जीपी है, राइट, और उस जीपी का आप लॉग ले लेते हो, मतलब सारी टर्म्स का अगर आप लॉग ले लोगे, तो आपके पास जो नया सीरीज आएगा, दैट न्यू सीरीज विल बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सर लॉग का कौन सा भी बेस चलेगा ना? कोई सा भी बेस चलेगा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली जैसे अपन लिखते हैं ना, अपन बेस 10 ही कर देते हैं, अदरवाइज कोई सा भी बेस ले लो, दिस प्रॉपर्टी विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। अब देखो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, अगर जीपी पे क्वेश्चन आता है, सो देयर आर हाई चांसेस कि वो इनफाइनाइट टर्म्स वाला क्वेश्चन होता है ना। कंसेप्ट क्या है, सिंपल सा है कि आप जीपी देखते हो तो आप जीपी लिखते हो कि यार ए आर स्क्वायर, एंड यू पुट एन एन टू इट कि भैया मैं एन टर्म तक ही लिख रहा हूँ, है ना, इतनी सी है। अब जीपी को मैं अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक कर दूं तो ये जीपी बढ़ता जाएगा आगे, नहीं। तो अगर इन सारी टर्म्स का अपन सम निकालेंगे तो क्या होगा, देखो सेम कंसेप्ट एपी में नहीं होता, नहीं। बिकॉज एपी में कैसा है कि अगर इंक्रीजिंग एपी है ना, तो कैसा होगा ना, 1 2 3 4 5 6 बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट तक सम करूंगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट ही आंसर आने वाला है। और अगर डिक्रीजिंग होगा तो वो छोटा होते 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 माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, सम करूंगा तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो वहां पे इनफाइनाइट टर्म्स का सम कोई नहीं पूछता है। तो फिर जीपी में ऐसा क्या होता है कि जीपी में लोग पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो सपोज करो मैंने पहले इंक्रीजिंग जीपी लिखता हूँ मैं, है ना। सो इंक्रीजिंग जीपी कैसा होगा, टर्म्स बढ़नी चाहिए, टर्म्स कब बढ़ती है, जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है, याद है ना। तो मान लो अपन ने 2 ले लिया और कॉमन रेशियो 3 ले लिया, सो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6, मल्टीप्लाई कर दो 18, मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ। अब इसको मैं इनफाइनाइट तक लेके जा रहा हूँ और पूछ रहा हूँ उसका सब निकालो, है ना। तो देखो एकदम ऑब्वियस सी बात है, 2 16 18 50, वो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, अब आ जाएगा तुम्हारे पास 1 1 12। तो नंबर्स कितने बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर मैं इनफाइनाइट टर्म्स का सब निकालूंगा, सो आई डोंट हैव टू use anything, I know this sum will tends to infinity, which means I cannot find out this sum because terms बढ़ते जा रहे हैं। तो एक डिक्रीजिंग जीपी बना के देखते हैं। डिक्रीजिंग जीपी का मतलब होता है आर जो है तुम्हारा फ्रैक्शन होगा, राइट, 0 से 1 के बीच का एक आर होगा, तो आर ले लो 1/2, ठीक है। और कॉमन और फर्स्ट टर्म 1 से स्टार्ट कर दो, 1 1/2, फिर 1/2, 1/2, 1/2, इस तरह से मेरी टर्म्स है, और ये इनफाइनाइट तक जा रही है। अब इसका सब निकालना है। अब देखो ये 1 था, फिर ये 1/2 मतलब 0.5 हो गया, अभी 1/4 मतलब 0.25,
1/8 मतलब 0.125, राइट? देख रहे हो टर्म्स छोटे 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 होते जा रहे हैं। जब तक मैं इसकी 7th 8th टर्म तक आऊंगा ना, तब तक तो एकदम नेग्लिजिबल क्वांटिटीज आना स्टार्ट हो जाएंगी, राइट? इवन अगर मैं इसकी 10th टर्म तक जाऊंगा तो वो आ जाएगी 1/1024। इसका मतलब 0.001 के आसपास के आने लग जाएगी। मतलब 10th टर्म 11th टर्म ही इतनी छोटी आने लग जाएगी कि मैं इनफाइनाइट तक जाऊंगा तो आगे वाली टर्म्स तो कितनी नेग्लिजिबल वैल्यूज होंगी। सो आगे तो क्या है, आगे तो सिर्फ नेग्लिजिबल 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 वैल्यूज है। जो मैग्नीट्यूड है वो मुझे यहां से मिल रहा है। देखो आ रहा है समझ में? इसका मतलब इसकी वैल्यू एक फाइनाइट नंबर जाएगी, एक इनफाइनाइट नंबर तो कैसे जा सकती है? ये सुनो, है ना, बिकॉज बाकी सारी वैल्यूज नेग्लिजिबल ही है। इसका मतलब ये तो एक फाइनाइट वैल्यू निकाल देगा फॉर श्योर। अब कितनी निकालेगा वो देखते हैं। इसका मतलब जब भी आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स का सम आएगा, राइट, सो फॉर डिक्रीजिंग जीपी हम ये सम निकाल पाएंगे। ये ध्यान रखो बस। इंक्रीजिंग जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम नहीं निकलता है। सिर्फ डिक्रीजिंग जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकलता है। मतलब डिक्रीजिंग जीपी मतलब जब तुम्हारा आर 1 से छोटा होगा, जब आर फ्रैक्शन होगा, मेरी टर्म छोटी होती जा रही है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉड आर इज लेस देन 1। ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर केस, राइट, मैं अपने जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल दूंगा। अब इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालेंगे कैसे? देखो, तो अभी मेरे पास एस एन का फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला तो वही यूज होगा। एस एन कितना होता है? ए इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। यही है एन का फॉर्मूला। अब अगर आपको 4 टर्म्स का सम निकालना है तो एन को 4 डाल दो, 10 का निकालना है तो एन को 10 डाल दो। ये कहानी करते हैं। देखो भाई बच्चा लोग, अब इस क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है। अब इनफाइनाइट टर्म्स का अगर सम निकालना है, इसका मतलब आप एन की जगह इनफाइनाइट डाल दो। हम तो हमारा सिंपल रूल यूज करेंगे भैया, ऐसे का फॉर्मूला पता है। आप जितनी टर्म्स का सम हमें बोलते हो, हम एन की जगह वही वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है आपको। ठीक है, तो एन आपने कितना कर दिया? इनफाइनाइट कर दिया। मैं इसी फॉर्मूले में एस इन्फिनिटी कर देता हूँ। क्या बन जाएगा मेरे पास? डाल दो एन को इन्फिनिटी। ये देखो, यही मेरा आंसर है। देखने में फॉर्मूला कितना अजीब लग रहा है कि यार ये आर की पावर इन्फिनिटी क्या हो गया। आर क्या है देखो अपना, आर तुम्हारा फ्रैक्शन है। और तुम्हें अगर याद हो तो फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है। फ्रैक्शन ना डिफरेंटली बिहेव करता है एज कम्पेयर टू 1 से बड़े नंबर के। जैसे 1 से बड़ा नंबर कोई भी ले लो, मान लो 2 ले लिया। अभी 2 का मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होता है? 4, वैल्यू बढ़ गई। क्यूब करूंगा तो और बढ़ जाएगी, 8 हो जाएगी। 2 की पावर 5 करूंगा तो 32 हो गया, और बढ़ जाएगा। तो अपन जब 1 से बड़े नंबर की पावर्स निकालते हैं, राइट, आप पावर को इंक्रीज करते हो तो वैल्यू बढ़ती जाती है। आप रूट निकालते हो, रूट ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 1.4। आप बोलोगे क्यूब रूट ऑफ 2 निकालना है तो 1.4 से और छोटा आ जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन क्या करते हैं ना, फ्रैक्शन उल्टा बिहेव करते हैं। 1/2 फ्रैक्शन है, इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो कितना बन जाएगा? 1/4, छोटा हो गया देखो ये तो। और 1/2 का क्यूब कर देता हूँ, 1/8, और छोटा हो गया। और 1/2 का स्क्वायर रूट करोगे तो वैल्यू बढ़ जाती है। 1/2 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा अपन को, है ना, 1/1.44 आएगा। सो कहानी क्या है यार, फ्रैक्शन का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, क्यूब करोगे तो और कम हो जाएगी, पावर 10 करोगे तो और कम हो जाएगी। अगर मैं किसी फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी कर दूंगा, है ना, ये देखो, ये वही तो कहानी बोल रहा है, आर की पावर इंफिनिटी है, इसका मतलब एक फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी है। तो स्क्वायर क्यूब करने पे ही वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो अगर मैं पावर इनफाइनाइट कर दूंगा तो ये तो बहुत ही निमित्त मात्र हो जाएगा, है ना, मतलब एकदम छोटा सा, नेग्लिजिबल। सो नेग्लिजिबल मतलब दिस विल टेंड्स टू जीरो। अगर ये आर 1 से बड़ा होता तब तो मेरी बैंड बच गई होती, तब तो ये बहुत बड़ा नंबर बन गया होता। बट अगर फ्रैक्शन है, सो फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी विल ऑलवेज टेंड्स टू जीरो। तो ये तो मेरा हट गया देखो पूरा का पूरा। अब तुम्हारे पास क्या बच गया? ऊपर बच गया ए, नीचे बच गया 1 - r। दैट्स व्हाई वी यूज
that sum of infinite terms of a GP is nothing but A upon 1 minus R. देखो, तो जब भी आपसे इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछेगा, सबसे पहले हमें चेक क्या करना है कि R अपना 1 से छोटा होना ही होना चाहिए, राइट? फ्रैक्शन होना ही चाहिए, वरना आप नहीं निकाल पाओगे सम। और अगर वो फ्रैक्शन है, तो आप A अपॉन 1 माइनस R फॉर्मूला लगा दो, इस फॉर्मूले से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैं लेके कैसे आया, लॉजिक भी याद रखो कि मैंने n की जगह इन्फिनिटी पुट किया है। तुम्हें याद हो तो जब अपन जनरल सीरीज कर रहे थे और ऐसे निकाल रहे थे, और वहां पे भी अपन ने इनफाइनाइट सीरीज का सब निकाला था, कुछ कुछ का, राइट? वहां पे अपन ने सेम किया था, एन को इन्फिनिटी पुट किया था। सेम मैंने यहाँ पे किया जीपी में, और मेरे पास जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला निकल के आ गया। किसी को कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? नो सर। नहीं सर। सवालों पे चलते हैं फिर, चलो। जीपी के टर्म्स और सम वाले तो अपन ने कर लिए थे, है ना? चलो हाँ पहले सर। पहले एकदम इजी वाला कर लेते हैं। ये इसका वैल्यू निकालना है। राइट, ये अपना ऐसे, देखो बचपन वाली प्रॉपर्टी है, 9 की पावर समथिंग इंटू 9 की पावर समथिंग इंटू 9 की पावर समथिंग। इंडिसेस मल्टीप्लाई होंगे, बेस सेम होगा, तो पावर्स को अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आपके पास हो जाएगा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब पावर में सम आया देखो। अब पावर में जो टर्म्स लिखी है उनको देख लो, 1/3, फिर 1/9, फिर 1/27। अब 1/3 से मल्टीप्लाई करा रहे हो सारी टर्म्स को, है ना? पहली वाली को 1/3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1/9 मिलेगा, फिर वापस से 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे 1/27 मिलेगा। तो 1/3 इज द कॉमन रेशियो। जीपी है पूरा का पूरा विद इनफाइनाइट सीरीज, है ना? ये सबको दिख गया ना, दिस इज अ जीपी। इस जीपी की कहानी क्या है, ए अपना 1/3 है, आर भी अपना 1/3 है। सो अगर मैं यहाँ पे इसका सम निकालूंगा, तो ऊपर पावर में जो सम निकलेगा वो इनफाइनाइट जीपी का सम है। सो ए अपॉन 1 माइनस आर, ये होगा ना इनफाइनाइट टर्म्स का सम, ए अपॉन 1 माइनस आर। So 9 raised to power 1/3 upon 1 minus 1/3 is 2/3. This is equal to 9 raised to power 1/2. 9 raised to power 1/2 is nothing but square root of 9. Square root of 9 3 आएगा, पॉजिटिव वाला लेना है मुझे। तो देखो, इंटरेस्टिंग ना, 9 की पावर से इतनी सारी सबको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फाइनली मेरे पास घूम के किसके बराबर आया, 9 रेस्ट टू पावर हाफ के बराबर। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है। देखो आया ना समझ में कैसे इनफाइनाइट टर्म्स वाले को यूज।
अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर निकालो। सीरीज फाइंड करनी है तुम्हें इसमें। सीरीज मतलब कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशियो क्या है। जी मत क्या, क्योंकि अपने अधिकतर क्वेश्चन तो सिर्फ अपन भागते हैं ना, उस वजह से गलती हो जाती है। देखो, अब आपके पास एक जीपी है तो आपने ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब ऐसे ही लिया, ये जाएगा अपना इनफाइनाइट तक। फर्स्ट टर्म वन दिया हुआ है, मतलब ए वन होगा, है ना, बाद में डाल दूंगा मैं एक को वन। चलो ठीक है। और क्या बोल रहा है? एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी सक्सीडिंग टर्म्स। मतलब कोई भी टर्म, जैसे मान लो मैं ए की बात करूं, फर्स्ट टर्म ए क्या होगा, अपनी बाद वाली सारी टर्म्स का सम है। इसका मतलब ए किसके बराबर होगा, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, ये होगा। अब राइट हैंड साइड पे तो इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है? अब ए अपॉन वन माइनस आर मत यूज करना है ना, जैसे अद्वैय ने किया, पंगा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी, फॉर्मूला देखो आपका क्या था, फॉर्मूला है आपका फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन डिफरेंस, बिकॉज ए फर्स्ट टर्म होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन वन माइनस कॉमन डिफरेंस, ये आएगा राइट हैंड साइड का सम। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा ए माइनस ए आर इज इक्वल टू ए आर, ए तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, वन माइनस आर इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू वन बाई टू। आर हो गया वन बाई टू, ए है मेरे पास वन। तो अब मैं अपना सीरीज लिख सकता हूँ कि ये जो सीरीज है ये क्या है, वन, वन बाय टू, वन बाय फोर, वन बाय एट, दिस सीरीज। राइट, तो जब आप फॉर्मूला यूज करते हो तो मेक श्योर द फॉर्मूला इज नॉट ऑलवेज ए अपॉन वन माइनस आर, ए स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म। तो अगर आपने किसी और टर्म से स्टार्ट किया तो आपकी फर्स्ट टर्म बदल जाएगी। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। सो अब मैं तुम्हें अलग अलग क्वेश्चंस कराता हूँ जहां पे जीपी होगा नहीं, या स्ट्रेट फॉरवर्ड जीपी नहीं दिया होगा, हमें जीपी बनाना पड़ेगा, या हमें जीपी निकालना पड़ेगा, या फिर व्हील हटाना पड़ेगा कि तो जीपी है लेकिन दिख नहीं रहा है। वन क्वेश्चन फ्रॉम द नंबर सिस्टम। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम में अपन ने किया है ना, इसका करने का नंबर सिस्टम वाला अप्रोच हमें पता है। अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको जीपी के तरीके से निकालना है, राइट? क्या तुम इसको जीपी में कन्वर्ट करा सकते हो क्या? देखो, जब तक तुम सॉल्व कर रहे हो जीपी वाले मेथड से, मैं इसको नंबर सिस्टम वाले मेथड से कर देता हूँ फटाफट से, है ना, वो आई थिंक सबको आता होगा। तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को इस नंबर को जीपी की फॉर्मेट में लेके आना है। राइट, तो नंबर सिस्टम वाला तो फंडा अपना बिल्कुल ही सिंपल है कि डेसिमल के बाद रिपीटिशन होना चाहिए, फिर एक और नंबर बनाओ जिसमें डेसिमल के बाद रिपीटिशन हो, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये जाएगा 125.125, 125, 125 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। दोनों का डिफरेंस निकाल दो, तो ये आ जाएगा 125 अपॉन ट्रिपल नाइन। ये मेरा आंसर आ गया। तरीका नंबर सिस्टम वाला छोटा है, बट हम एक और चीज सीख रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या इसको जीपी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हम्म, देखो,
एक और तरीका दिखाता हूँ। आपने इसको x बोला कि कितना है, 0.125 125 125 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, है ना। देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट सारे रिपीटिशन वाले जो पेयर्स है ना उन सबको अलग अलग कर दो। ये बन जाएगा 0.125 प्लस 0.00125 प्लस 3.3.125 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। देखो कर सकते हो ना ऐसे, ऐड करोगे तो वही मिलने वाला है मुझे वापस से। नहीं, अब पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट सारी की सारी टर्म्स जीपी में जा चुकी हैं ऑलरेडी। ये मेरा फर्स्ट टर्म है ना। इसको 1000 से डिवाइड करा दोगे, है ना, तो ये बन जाएगा। इसको 1000 से डिवाइड करा दोगे तो ये बन जाएगा, एंड सो ऑन। और इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है। इनफाइनाइट जीपी बन गया, क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 - r 1/1000। कितना हो जाएगा, ए अपॉन 0.999 125 अपॉन 999। देखो आ गया ना वही आंसर। तो आप इस तरह से रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं इनको आप जीपी की फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, राइट। और एक बार वो जीपी की फॉर्मेट में आ गया तो अपना जीपी का फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकाला जा सकता है। देखो क्लियर हुआ सबको, है ना। इस वाले क्वेश्चन के लिए तो अपने पास दूसरा अप्रोच भी रहता है कि इसको आप नॉर्मल नेचुरल नंबर से भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, एकदम सेम ही। इसका आंसर भी निकालो, देखो, है ना? और दोनों अप्रोच से निकाल लो, बिकॉज ऐसी चीजें कई बार आ जाती है, इट मीन्स मीन्स में इधर उधर, या किसी वन और मोर देन वन करेक्ट में किसी एक स्टेटमेंट में आ जाता है, द वैल्यू ऑफ 0.423 बार इज दिस इज दिस। एक काम करो, दोनों अप्रोच से आंसर निकाल लो तुम, राइट। क्योंकि आनी अपन को दोनों अप्रोच चाहिए, कोई सी भी काम में आ जाती है। चलो फटाफट से खत्म करते हैं इसको। पहले अप्रोच वन नंबर सिस्टम वाले मेथड से कर देता हूँ। एक्स अपन क्या बोलते हैं, 0.42323 के ऊपर बार है तो 23 रिपीट हो रहा होगा। तो अपना फंडा क्या था, डेसिमल के बाद रिपीटिशन होना चाहिए, 4 पंगा कर रहे हैं हम। तो पहले मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बनेगा 4.232323। मेरे को डेसिमल के बाद रिपीटिशन चाहिए। फिर एक और नंबर चाहिए, तो डेसिमल को यहाँ लेके जाऊंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जाएगा 1000x, हो जाएगा 423.232323 एंड सो ऑन। नाउ इफ आई टेक द डिफरेंस, डेसिमल के बाद वाला सेम है, गायब हो जाएगा। इधर बनेगा तुम्हारा 990x, इधर बनेगा 419। सो x आ गया 419 अपॉन 990। ये हो गया अपना नंबर सिस्टम वाला अप्रोच। जीपी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4 अलग निकाल लो, हो जाएगा 0.023 प्लस 0.00023 प्लस 0.0000023 एंड सो ऑन। ये चलेगा। ये तो जीपी का पार्ट है ही नहीं, ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट जीबी बन जाएगा यहाँ से। ए अपॉन 1 माइनस 100 से डिवाइड किया ना, राइट। तो ये बन जाएगा अपने पास 4/10 प्लस 0.023। नीचे कितना आ जाएगा, 0.99, तो 990 हो जाएगा, ये डेसिमल हटा दो, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 990, तो ये हो जाएगा 4 × 99 प्लस 23।
नहीं, सिंप्लीफाई करोगे वही 419/990 आ रहा है। देखो, है ना? तो इस तरह का जो रिकरिंग, राइट, ये हुआ ना क्लियर? तो अपने पास रिकरिंग डेसिमल का अपन जीपी से भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली जब एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है ना, मतलब अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं हमेशा नंबर सिस्टम वाले अप्रोच से ही करता हूँ, मुझे वही याद रहता है। आज कुछ और सीरीज देखते हैं जहाँ पे जीपी बन जाती है। ये वाला क्वेश्चन देखो, दिस इज 4/5। फिजिक्स का क्वेश्चन है। अपन ने जब मोशन इन 1D तुमने किया होगा, सॉरी मोशन इन 2D, तब आया होगा। After striking a floor, a certain ball rebounds 4/5 of the height from which it has fallen. You have to find the distance that it traveled before coming to rest if it is gently dropped from a height of 120 meters. तो अब इसका ट्राई करो आंसर। पहले आपकी एच गिरी, 4/5 ऊपर गई, तो जितनी ऊपर गई उतनी नीचे आ गई। फिर जितना नीचे आई उसका 4/5 ऊपर जाएगी, जितना ऊपर जाएगी उतना ही नीचे आएगी। फिर वापस 4/5 ऊपर जाएगी एंड सो ऑन, इस तरह से पहुंच चलता जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉल, which is my answer. This answer will be equal to h plus twice into 4/5h plus twice into 4/5 whole square h plus twice into 4/5 whole cube h and so on. Right? तो ये जाएगा h plus 2 कॉमन निकाल लो, अब जो अंदर बनेगा ये तुम्हारा इनफाइनाइट जीपी बना हुआ है। सो h plus 2, a कितना है 4/5, a अपॉन 1 माइनस r कितना है 4/5। तो ये जाएगा h प्लस, ये नीचे बनेगा 1/5, तो ये बनेगा 8h। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 9h। h कितना दिया हुआ है 120, सो 9 into 120 that is equal to 1080 meters। देखो आया सबको समझ में? सर मैंने 2H नहीं लिया था, सिर्फ H ही लिया था, इसलिए गलत है। वही तो मैंने बोला ना, मोस्टली बच्चा वही गलती करता है, जितना ऊपर गया उतना नीचे आएगा और लगाता ही नहीं है, बस ऊपर 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 वाला ऐड कर देता है। क्लियर हुआ? यस सर। चलो यस सर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, देखो मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर बना ही लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर में मैंने क्या किया, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो और बड़ा कर लो इसको, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ऐसा कुछ एक फिगर बनेगा, वो भी स्क्वायर ही बनेगा। स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमें स्क्वायर ही मिलता है। उसके बाद में मैंने इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, और फिर उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया एंड सो ऑन। इस तरह से मैं इनफाइनाइट तक करता गया इस प्रोसेस को। मिड पॉइंट को ज्वाइन करते जाओ, तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनते जाएंगे बहुत सारे। अब ये जो बाहर वाला स्क्वायर है ना, इसकी साइड जो है
इसकी साइड हमें दी हुई है ए, तो मैं निकालना क्या है, फाइंड दी सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल स्क्वायर्स, सारे के सारे स्क्वायर्स का एरिया निकालना है, सॉरी सारे के सारे स्क्वायर्स के एरियाज का सम निकालना है ना। अब लॉजिकली सोच के देखो, सिर्फ लॉजिकली है ना, से ये सब छोड़ दो, सारे के सारे स्क्वायर्स के एरिया का सम निकालूंगा तो वो इनफाइनाइट आएगा कि वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, फाइनाइट होगा तो। फाइनाइट फाइनाइट होगा सर। है ना, क्योंकि हर स्क्वायर छोटा होता जा रहा है, राइट। तो जो मेरा एरिया होगा वो एरिया भी मेरा छोटा होता जा रहा है ना, पहले ए स्क्वायर रहेगा, फिर कुछ हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा, एक टाइम के बाद मुझे इतने टिंगू टिंगू से स्क्वायर मिलने लग जाएंगे, उनका क्या ही एरिया आने वाला है, राइट। इसका मतलब लॉजिकली इफ आई थिंक ओके फाइन, सो इफ इट इज गोइंग टिल इनफाइनाइट, नो वरीज, एरियाज का सम डिमिनिश हो रहा है तो एरियाज का सम निकल जाएगा, कन्वर्जेंट सीरीज टाइप्स में बोलते हैं अपन इसको, ये तुम पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में, राइट। सो यहाँ पे जो एरिया है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज बन रहा है, छोटा होता जा रहा है तो कन्वर्ज कर जाएगा किसी एक फाइनाइट वैल्यू पे, वही फाइनाइट वैल्यू अपन ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब अब देखो जीपी पढ़ रहे हैं, इनफाइनाइट का सब निकलता है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट जीपी बनेगा एरिया, राइट। निकाल के देखो, अब देखो पहले येलो वाले का एरिया निकालो, फिर ग्रीन वाले का एरिया निकालो, तभी तो अपन को सीरीज दिखेगा कि वो जीपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो क्या कॉमन रेशियो आ रहा है। सर दिस इज ए, ये इसका a/2 हो जाएगा, है ना, मिड पॉइंट है तो ये भी a/2 हो जाएगा। अब तुम कह रहे हो पाइथागोरस थ्योरम से येलो वाले की साइड आ जाएगी, तो येलो वाले की साइड कितनी हो जाएगी, a²/4 प्लस a²/4 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये बन जाएगी a²/2, तो ये बन जाएगी a/√2। यस सर। तो बाहर वाले की साइड अगर a है तो अंदर वाले की साइड कितनी हो गई, a/√2 आ गई। इसका मतलब अगर बाहर वाले की साइड a/√2 है तो अंदर वाले की साइड कितनी हो जाएगी, इसको √2 से डिवाइड कर दो, a/2 हो जाएगी, है ना। बाहर वाले की साइड a है तो अंदर वाले की a/√2 आ रही है, सर a/2√2 होगा ना वो? इसको √2 नहीं से नहीं डिवाइड नहीं, हाँ करेगा हाँ ना। हाँ। तो अब अपन को एरियाज निकालने हैं ना, तो बस सबके एरियाज लिख रहा हूँ। बाहर वाले का एरिया कितना हो गया, a², इसका कितना हो जाएगा, a²/2, इसका कितना हो जाएगा, a²/4, है ना, एंड सो ऑन। इन सबका सम ही तो निकालना है मुझे, इनफाइनाइट टर्म्स तक का। जीपी बन गया पूरा का पूरा, देखो a², a²/2, a²/4 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट टर्म क्या है, a², 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, 1/2। देखो मैंने कहा था ना, मेरे ख्याल से 2a² आंसर आएगा। देखो सॉल्यूशन भी समझो, ये भी समझो कि यार तुम्हारी कहाँ गलती हुई थी, है ना, तुमने कहाँ गलत किया। क्लियर हो गया अगला एग्जाम्पल। यस सर। चलो फिर अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल सिमिलर टाइप का ही है। हमारे पास एक स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर के अंदर हमने क्या किया, इस स्क्वायर के अंदर हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा सर्कल, फिर उस सर्कल के अंदर हमने एक स्क्वायर बना दिया, फिर वापस हमने क्या किया, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना दिया। मतलब कहानी क्या है, स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, इस तरह से आप इनफाइनाइट तक करते गए, ठीक है। बाहर वाला जो स्क्वायर का साइड है वो आपको दिया हुआ है ए, फाइंड सम ऑफ
areas of all circles, we find sum of perimeter of all squares. मुझे सारे सर्कल्स के एरियाज का सम निकालना है और मुझे सारे स्क्वायर्स के पेरीमीटर्स का सम निकालना है। देखो क्वेश्चन सबको है ना क्लियर? ये स्क्वायर है ना, तो ये साइड तो ए होगी, है ना। अब स्क्वायर के अंदर सर्कल अपन ने बना दिया। अब इस सर्कल का डायमीटर या रेडियस मेरे को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डायमीटर रेडियस नहीं आएगा मैं क्या करूंगा, सर्कल का एरिया तो निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो अगर एक स्क्वायर के अंदर अपन सर्कल इंस्क्राइब करते हैं, तो सर्कल का जो डायमीटर है वो साइड के बराबर ही नहीं हो जाएगा? यस और नो? यस सर। यस सर। तो सर यहाँ पे एक मतलब स्क्वायर लिख देता हूँ, यहाँ पे सर्कल लिख देता हूँ। तो स्क्वायर का साइड ए है, ठीक है, तो सर्कल का डायमीटर भी ए हो जाएगा। अब सर्कल का डायमीटर अगर ए है ना, तो ये देखो यहाँ पे सर्कल का डायमीटर ए है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं स्क्वायर के डायगोनल, ये सर्कल का डायमीटर ही होगी ना, येलो वाले सर्कल का, बाहर वाले सर्कल का, है ना। इस सर्कल को निकाल दो, कंफ्यूजन करेगा वरना, इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो स्क्वायर की डायगोनल है, ये तो अपने सर्कल की डायमीटर होगी, because ये तो मेरा 90 डिग्री बनेगा और एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, सो दिस इज डायमीटर। ये जो ए आया दोबारा, इसका मतलब अगर ये स्क्वायर का डायगोनल है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/√2, है ना। अगर स्क्वायर की डायगोनल ए होती है तो साइड कितनी होती है, a/√2 पाइथागोरस थ्योरम से। मान लो इसको मैंने x ले लिया, पाइथागोरस से निकालेंगे ना इसको, मान लो तुमने x मान लिया, तो तुम बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा, a²/2 के बराबर आएगा। तो x किसके बराबर आएगा, a/√2 के बराबर आएगा। आ गई स्क्वायर की साइड, तो स्क्वायर की साइड आ गई a/√2। जो स्क्वायर की साइड होगी वही सर्कल का डायमीटर होगा। जो सर्कल का डायमीटर होगा उसका √2 से डिवाइड करा दो, वो स्क्वायर की साइड आ जाएगी, वही सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। बस बन गया अपना पैटर्न। ऐसे करके मैं पूरा इनफाइनाइट तक निकाल दूंगा। तो मैंने स्क्वायर की साइड्स लिखी है, नीचे मैंने सर्कल के डायमीटर लिखे हुए हैं। आपको क्या निकालना है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल दी सर्कल्स। सो आंसर फॉर ए, एरिया क्या हो जाएगा, πr², राइट। सो पाई आर क्या होगा, this/2, सो ये बनेगा a²/4। अगला वाला सर्कल this/2 का होल स्क्वायर 8, एंड सो ऑन, है ना। अब देखो देखिए ना, जीपी बन रहा है, कॉमन रेशियो 1/2 है। सो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, ये जाएगा 1/2, तो ये जाएगा पाई a²/2। ये आ गया अपना आंसर, सम ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ द सर्कल। अभी बी में क्या करना है मुझे, सम ऑफ पेरीमीटर्स निकालना है। स्क्वायर दे रखा है, साइड्स दी हुई है, पेरीमीटर मतलब क्या हो जाएगा 4a। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 4a प्लस 4a/√2 प्लस 4a/2 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। ये भी इनफाइनाइट सीरीज का सम है। सो फर्स्ट टर्म इज 4a अपॉन 1 माइनस आर, कितना है 1/√2 है आर। तो ये अपने पास कितना बन जाएगा, 4√2a अपॉन √2 माइनस 1। भाई नॉर्मली अपन रूट को नीचे नहीं रखते, अपन रैशनलाइज कराते हैं, तो आप आंसर इसको भी लिख सकते हो, बट हमेशा अपन रैशनलाइज करा के आंसर लिखते हैं ना, नीचे नहीं होना चाहिए रूट। सो नीचे कितना हो जाएगा, a-b × a+b is a² - b², दैट इज 2 - 1 1, नीचे तो 1 बन गया। ऊपर अपने पास कितना आ गया, 4√2 इंटू √2 + 1 इंटू a।
ये अपना फाइनल आंसर हो गया, सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ऑल दी स्क्वायर्स। देखो सिर्फ मैंने किया क्या, ज्योमेट्री का यूज किया, ज्योमेट्री को यूज करके मुझे सर्कल के रेडियस, स्क्वायर के साइज वो सब मिल गए। उन सब में मेरे को दिख गया कि वहां पे एक पैटर्न चल रहा है, वहां पे एक सीरीज चल रहा है, जो सीरीज एक जीपी है। अब चाहे वो एरिया निकालना हो, चाहे वो पेरीमीटर निकालना हो, राइट, हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो क्लियर हुआ ये भी। यस सर। है ना, सब में वही है, वो इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन है ना। लेकिन किसी में भी डायरेक्टली उसने नहीं बोला था कि यार ये जीपी है ना। जब अपन ने सॉल्व किया तो अपन को मिला कि यार यहाँ पे तो जीपी बन रहा है। अब ऐसे ही ज्योमेट्री वाले बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं ना। मैंने स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाया, तो पहले सर्कल से स्टार्ट कर लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, उसके अंदर सर्कल बना दो, सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो वापस से, वो भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। लेकिन पैटर्न सबके सेम ही रहेंगे, फिर अब तो कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो, ज्योमेट्री है। आ जाओ ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नाउ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी दे रखा है 3 और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म्स इज आल्सो 3। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोच के देखो। सोचने में लगता है कि यार ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, कितना इम्पॉसिबल सा स्टेटमेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक जीपी है ना, उसकी सारी टर्म्स का सम के तो सम 3 आ रहा है। फिर मैंने उसकी टर्म्स को स्क्वायर कर दिया, हर टर्म को स्क्वायर कर दिया मैंने, हर टर्म का स्क्वायर निकाल लिया, और फिर ऐड कर रहा हूं तब भी मेरा आंसर 3 आ रहा है ना। इंटरेस्टिंग, क्योंकि स्क्वायर करने पे सेम टर्म आ जाए, ऐसे तो दो ही नंबर्स होते हैं, 0 और 1। बट यहाँ पे सारी टर्म 0, सारी टर्म 1 तो होंगी नहीं, तब भी देखो सेम आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन ना, ये सब जीपी में मिल देखने को मिलता है, वो भी इनफाइनाइट जीपी में। ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अपन देख रहे हैं ना, यही रामानुजन को भी दिखा था। एंड रामानुजन पैराडॉक्स जो बोलते हैं, राइट, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। वो सम ऑफ ऑल नंबर्स सम ऑफ ऑल इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर जो नेगेटिव निकाला था, यस। वो यहीं से किया है, इनफाइनाइट टर्म्स के सम से ही। सो द बेसिक डाउट दैट रामानुजन रेज्ड, राइट, अगर मैं समझाऊं तो ही सिंपली सेड कि यार आप बोल रहे हो 1 2 3 4 कॉमन डॉट 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 इनफाइनाइट, राइट, या कोई भी सीरीज। सो आप इनफाइनाइट तक लेके जा रहे हो, राइट, आपको पता भी नहीं आगे क्या होने वाला है, क्या होगा वहां पे। उससे आप यहाँ कैसे कमेंट कर सकते हो कि आपका सम इतना आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मैंने एक सीरीज लिख के दिया, 1 2 3 एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं 1 2 3, आगे क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, right? So this is what we are assuming. So your answer is completely based upon an assumption. Now, if this series has, let's say, 2 zeros somewhere in between, मैग्नीट्यूड भी नहीं ले रहा हूं मैं, कहीं पे बीच में 3 जीरोस डाल रहा हूँ, राइट। अगर आप इस सीरीज का सम निकाल रहे हो, राइट, आपने इस सीरीज का सम का एक फॉर्मूला बना दिया, n × n + 1/2। नाउ दैट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन एन assumption, राइट, इनफाइनाइट तक की टर्म्स कैसी होंगी, राइट, बिकॉज इनफाइनाइट तक तो अपन ने कभी मालूम ही नहीं किया ना, इट्स अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। सो अगर कहीं पे मैं बीच में 2 जीरोस डाल दूं, राइट, सो जीरोस विल हैव नो मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो लॉजिकली तो फिर आपका सम चेंज नहीं होना चाहिए, जीरो कहीं पे डाल दो तो। आप सोच के देखो, इस सीरीज में अगर मैं बीच में कहीं पे 2 जीरोस डाल दूंगा, तो सीरीज का पैटर्न ही बदल जाएगा पूरा का पूरा, यस और नो। और यस। अगर पैटर्न ही बदल जाएगा तो तुम्हारा सम ही बदल जाएगा, और सम ही बदल जाएगा, तो अगर तुम कह रहे हो 1 से लेके
1 2 3 ये सब नंबर्स का सम का फॉर्मूला ये है, तो वो फॉर्मूला ही गलत हो गया फिर। सो दैट वाज हिज बेसिक डाउट, राइट, जिसपे उसने वो पूरा का पूरा पैराडॉक्स बनाया था, जिसके ऊपर बेस्ड there are two kinds of mathematics that prevails. One is qualitative and one is quantitative. I think मैंने बहुत बार पहले भी शायद डिस्कस किया होगा. The one that we solve is basically quantitative maths. It is not qualitative. You know. Anyways, कभी अपन और इत्मीनान से डिस्कस करेंगे उसको. पहले अभी तो अपन इस जीपी का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट? क्योंकि पैराडॉक्स पैराडॉक्स बात की चीज है यार. पहले अपन को 4 नंबर चाहिए एग्जाम में, तो एग्जाम वाले को इसके आंसर से मतलब है. Sum of infinite terms of a GP is 3 and sum of square of its term is also 3. सर आ गया आंसर. कितना? 9/4. First term is 9/4. नहीं, कुछ सोचा क्या तूने? फिर देखो, AR स्क्वायर यही होगा जीपी अपना. इसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम दे रखा है, मतलब मुझे पता है A/1 माइनस R इज इक्वल टू 3. ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई. अब उसने बोला कि यार मैंने सारी टर्म्स का स्क्वायर कर दिया है, तो आपकी टर्म्स हो जाएंगी A² R² A² R raised to power 4 and so on. और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, मतलब अब इन सब का सम दे रखा है 3 है, तो इन सब का सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो. यही हुआ. ओके, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो ताकि A² आ जाए मेरे पास. 1 माइनस R होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. और इसका रेशियो निकाल दो ताकि A² तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा. सर मैंने वैसे ए स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया. वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं यार. 1 minus R² upon 1 minus R whole square. This is equal to 9/3. है ना? तो ये ऊपर बनेगा 1 प्लस R, नीचे बनेगा 1 माइनस R इज इक्वल टू 3. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, ये बनेगा 1 प्लस R इज इक्वल टू 3 माइनस 3R. सो 4R इज इक्वल टू 2 आया. सो R 1/2 आ रहा है. हाँ सर, मेरा भी R1/2 है. R 1/2 आया. अब फर्स्ट टर्म निकालना है अपन को, तो यहाँ पे डाल दो 1/2. सो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2. उधर जाएगा तो 3/2. सो ए भी 3/2 आया. सो 3/2 आया ना अपना आंसर. सर मेरा इसका स्क्वायर आया है आंसर. स्क्वायर कैसे आएगा अरे ये? हाँ सॉरी, मैं ए स्क्वायर की जगह आर पुट किया इसलिए हो गया. हाँ है ना? सो अगर ए 3/2 है और आर 1/2 है, राइट, तो ये सीरीज या फिर इसके स्क्वायर का सीरीज, दोनों का ही सम 3 आएगा. सर मैं वो दो दो इक्वेशन आई थे ना, वो सिर्फ हाँ, इक्वेट कर रहा था. इन दोनों को इक्वेट कर रहा था. हाँ. कर ले, इन दोनों को इक्वेट भी कर ले. तो वहां से तेरे पास ए और आर में एक रिलेशन आएगा. हाँ उस सर. उस रिलेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के तेरे को यहाँ डालनी पड़ेगी, हाँ. फिर आ जाएगा आंसर. बट एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा. हमेशा ध्यान रखो, if something is equal to constant and some other thing is also equal to constant, right? constant गायब मत करो, वरना तुम वेरिएबल में एक और इक्वेशन बनाओगे.